सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे और सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य परिचय की बात की थी। उसके बाद उसकी उत्पत्ति और कालक्रम, क्षेत्रफल और विस्तार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और कल हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य विशेषताएं। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक कृषि और पशुपालन पर चर्चा करेंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि किस प्रकार से की जाती थी, कृषि में किन किन फसलों को मुख्यतः उत्पादित किया जाता था, और उसके बाद पशुपालन में उन लोगों को किन किन पशुओं की जानकारी थी, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कृषि और पशुपालन में मुख्यतः 8 फसलों की जानकारी अभी तक हमें मिलती है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मुख्य फसलें उगाई जाती थी उनमें से 8 फसलों की जानकारी हमें मिलती है। उनमें से 8 फसलें कौन कौन सी है? गेहूं है, चावल, जौ, कपास, मटर, तरबूज, खजूर और राई। ये 8 फसलें जिनका उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, उनकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद बात करें व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का स्पष्ट साक्ष्य नहीं किंतु हल का प्रयोग किया जाता था। अब इस बात का ध्यान रखिए कि मुख्य जो स्थल थे वो कहां थे? नदियों के किनारे स्थित थे। अब इसका मतलब ये था, एक तरफ तो आप बोलते हो कि कृषि का विस्तार ज्यादा था, कृषि में उत्पादन ज्यादा होता था, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो यहाँ पे मुख्य बड़े बड़े अन्न ग्रह थे और ये अन्न ग्रह बहुत बड़ी मात्रा में अन्न उत्पादन को दर्शाते हैं। एक तरफ तो ये बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। हो सकता है कि आज के सिस्टम की तरह उस समय कोई फव्वारा पत्ती नहीं रही होगी, या आज के सिस्टम की तरह ट्यूबवेल बोरवेल सिस्टम नहीं रहा होगा, आज की सिस्टम की तरह ये पूरी पाइप प्रणाली नहीं रही होगी, नहरी सिस्टम नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट है कि सिंचाई तो जरूर होती थी। यानी कि पानी की आपूर्ति तो खेत तक जरूर होती थी, तभी तो कृषि में उत्पादन ज्यादा होता था। इस बात को ध्यान रखें। यानी कि सिंचाई प्रणाली का भले ही साक्ष्य स्पष्ट न मिलता हो या इतिहासकार इस बात को मानने से हिचकिचाते हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि नदी का पानी उस स्थल के खेतों तक जरूर पहुंचता था, तभी तो वहां उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करें कि किंतु हल का प्रयोग किया जाता था, यानी कि हल का प्रयोग तो जरूर किया जाता था। उसके बाद सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। अब इस बात को याद रखना जरूरी है कि मेसोपोटामिया के लोग कपास को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा सिंडन। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग कपास को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर क्या होगा? सिंडन होगा। इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात, मेसोपोटामिया के लोग भारत के लिए या भारतीय सभ्यता के लिए या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो ध्यान रखिए, वो था मेलुहा। क्या नाम था? मेलुहा। यानी कि मेसोपोटामिया में जो भारत से संबंधित जितनी में मूर्ति, मुद्राएं, मोहरें मिली है, उनके ऊपर क्या लिखा मिलता है? मेलुहा लिखा मिलता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उनका प्रतीत होता है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अन्नागारों का मिलना व्यापक उत्पादन और संरक्षण को दिखाता है। यानी कि आज की तरह उस समय भी वेयर हाउस हुआ करते थे, जो यहाँ लिखा हुआ है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में इस प्रकार के कुछ ढांचे मिले हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या रहता था? बड़ी मात्रा में अन्न या बड़ी मात्रा में उपज यहाँ रख दी जाती थी। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं ये चीजें किसको दिखाती है? ये चीजें एक अपने पूरे अन्नागार को, यानी कि अन्न संरक्षण की प्रणाली को दिखाता है, और एक तो ये दिखाता है। उसके बाद अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होना भी इस बात को सिद्ध करता है कि बड़ी मात्रा में फसल होती थी, तभी तो इस प्रकार का सिस्टम होता था। भी अगर फसलें कम होती थी तो उससे तो व्यक्ति की आवश्यकता ही पूर्ति होगी। अब जितनी अधिक मात्रा में फसल होगी, आवश्यकता पूर्ति को तो अपने घर पे रख लिया, बाकी कहाँ जाएगा? मंडी में जाएगा। तो मंडी में क्या होता है? ये उस प्रकार का सिस्टम होता है जहाँ पे पूरे अन्न को रख दिया जाता है और उसके संरक्षण का काम भी होता है। तो ये जो ढांचे मिलते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में, ये अन्नागारों के ढांचे थे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक तो व्यापक उत्पादन होता था, यानी कि फसलें बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती थी, और संरक्षण भी था, यानी कि इनको एक जगह एकत्रित करके रखा जाता था, उनको सुरक्षित किया जाता था, ताकि कभी अकाल की स्थिति पैदा हो जाए या कहीं ऐसे आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो उसका बंटवारा या वितरण भी किया जा सके। उसके बाद है पशुपालन में बात करें तो पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली मुख्य थे। यानी कि ये जो नाम है बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली मुख्य पशु थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में इनको पाला जाता था।
अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जैसे आज गाय की पूजा हम करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार उस समय जो सबसे पवित्र या सबसे पूजनीय जो पशु था वो कौन सा था? एक सींग वाला बिना कुबड़ का बेल। एक सींग होगा, कुबड़ नहीं होगा, वो बेल क्या होगा? पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता में। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिलती है। अब कालीबंगा से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले और विश्व का सबसे भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज कब की थी? 1953 में की थी। और अमलानंद घोष से पहले ऐसे विद्वान व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने कालीबंगा के ऊपर सर्वेक्षण या उसकी खुदाई करने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखिए वो कौन थे? टेसी टोरी महोदय थे। इस बात को ध्यान रखिए। और एक और बात, राजस्थान की किस संस्कृति को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर आएगा सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लोथल व रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। मृण शब्द का मतलब हो गया मिट्टी। अभी लोथल और रंगपुर से क्या मिलती है? घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिलती है। तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि कहीं ना कहीं ये घोड़े से भी परिचित है। हो सकता है घरों में नहीं पालते, घरों में तो आज भी नहीं पालते हैं। बहुत ही एक गांव के अंदर एक या दो घर होंगे जहां घोड़े मिलेंगे मुश्किल से, बाकी लोग घोड़े नहीं पालते। उसी प्रकार से बात करें तो उस समय भी हो सकता है कि घोड़ा पालन मुख्यतः नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी मिट्टी की मूर्ति मिलती है। जो कहां से मिलती है? लोथल और रंगपुर से मिलती है। और एक और ध्यान रखना, सुरकोटड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वहां से घोड़े की अस्थि पंजर के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य जो रुचि थी, उनकी जो मूल रुचि थी वो किसमें थी? व्यापार और वाणिज्य में थी। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय तक जो भी खुदाई हुई है, वर्तमान तक जो भी खुदाइयां पुरातत्वविदों ने की है, वहां पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते जो उन व्यक्तियों की आक्रामकता को सिद्ध करते हो। यानी कि ना कि उनके पास कोई इतने विशाल हथियार मिले और ना ही उनकी आक्रामकता को सिद्ध करने के कोई उपकरण मिले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में बात करें तो। इस वजह से इतिहासकारों और विद्वानों का यह मानना है कि उनकी मुख्य रुचि युद्ध में ना होकर के, हिंसा में ना होकर के, लड़ाई झगड़े में ना होकर के किसमें थी? व्यापार और वाणिज्य में थी। इस बात को ध्यान रखें। अब एक बात तो ये, दूसरी बात ये थी कि जो अधिकांश अर्थशास्त्री और विद्वान है उनका ऐसा मानना है कि जब भी कभी व्यापार और वाणिज्य की प्रक्रिया शुरू हुई होगी मनुष्य के काल में, मनुष्य के इतिहास में जब भी कभी व्यापार शुरू हुआ होगा, तो सबसे पहला जो व्यापार किया गया होगा वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही किया गया होगा। वो सिक्कों के माध्यम से नहीं किया गया था, ऐसा मानना है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो मुझे कोई चीज लेनी है तो उस चीज के बदले में मुझे भी कोई चीज देनी पड़ेगी। यानी कि मेरे को वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान करनी पड़ेगी। यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। किताब लूंगा तो बदले में क्या दूंगा? किताब दूंगा। अगर 10 किलो की कोई मान के जो चीनी खरीद रहा हूं तो बदले में क्या देनी पड़ेगी? चीनी देनी पड़ेगी। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली आज से 10-12 साल पहले तक हमारे गांव में प्रचलित थी। जब भी गांव में सब्जी वाले आते थे तो हम क्या देते? उनको गेहूं देते थे। गेहूं के बदले में क्या लेते थे? सब्जी लेते थे। दुकान पे जाते थे तो जो रोई नरमा होता था उनको इकट्ठा करके ले जाते थे और उसके बदले में क्या लाते थे? चीज लाते थे, मिठाई लाते थे, कोई भी जो ये। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण था जो मैं बता रहा हूँ, 2-3 उदाहरण दिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, उसमें सिक्के नहीं थे। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि जब कभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म होगी और उसके बाद सिक्कों की प्रणाली शुरू होगी, यानी कि व्यापार में जब सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, वो कभी भी हो, मान के चलो 1000 साल बाद में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के 1000, 1200, 1500 साल कभी भी हो, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या दिखेगा? सबसे बड़ा दोष ये होगा, मान के चलो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष क्या आएगा कि मान के चलो मुझे एक कोई पशु खरीदना है तो पशु के बदले मुझे क्या देना पड़ेगा? पशु। मेरा पशु छोटा है, अगले वाले का क्या है? बड़ा। या मेरा पशु बड़ा है, अगले वाले का क्या है? छोटा। तो मैं क्या करूंगा? पशु के बदले पशु तो मिल रहा है, लेकिन पशु की जो अनुपात है वो क्या है? अलग अलग है। तो इस स्थिति में ये तो नहीं होगा ना कि पशु को काट करके अगले को दे दिया जाए, नहीं होगा। तो इस प्रकार की अन्य कमियां और भी थी। तो इस वजह से मनुष्य जैसे जैसे क्रांति में सभ्य होता गया, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमी उसको सामने आती गई और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सिक्कों से व्यापार करने लग गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी?
वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तु के बदले वस्तु को दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं मोहरों का प्रयोग पहचान या संकेत रूप में होता था। मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें मोहर जो थी, मोहर, उनका प्रयोग केवल पहचान के रूप में होता था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो डाक आती है तो डाक पे एक पर्ची ऐसे चिट लगी होती है, उसमें अपना नाम लिखा होता है कि ये फलानी जगह से आई है, फलानी जगह पहुंचानी है इसको। तो वो एक प्रकार का एक पहचान है कि यहाँ से आई है और यहाँ जाएगी। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो मोहरें थी, मोहरों का मतलब होगा जो उस सामान के ऊपर अपनी मोहर लगा के भेजते थे कि ये फलाना व्यक्ति ने भेजी और फलाना व्यक्ति तक पहुंचानी। तो मोहरों का जो प्रयोग था वो केवल पहचान के रूप में होता था। इस बात को ध्यान रखें, मोहरों का उपयोग विनिमय के रूप में नहीं होता था। उसके बाद बात करें 16 के दशमलव गुणांकों में तोल पद्धति थी। 16 के दशमलव गुणांकों का मतलब है कि 1 किलो, 1 किलो के बाद 2 किलो, 2 किलो के बाद 4, 4 के बाद 8, 16, 32, 64, 128 किलो। इस प्रकार से वजन को तोलने की प्रणाली उस समय प्रचलित थी। उसके बाद बात करते हैं मापने की रैखिक प्रणाली प्रचलित थी। और इस बात का विचार रखें कि मापन की रैखिक प्रणाली के जनक भी कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। इस बात को भी ध्यान रखें। और रैखिक प्रणाली को सामान्य भाषा में बात करें तो इसका मतलब हो गया कि दो बिंदुओं के बीच या दो सिरों के बीच की लंबाई मापना ही क्या कहलाता है? रैखिक मापन कहलाती है। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल में मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो ध्यान रखिए, भगतराव कहाँ पड़ता है? भारत के गुजरात में। मुंडिगा कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। बालाकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सुतक गेंडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। चनूद्रो कहाँ पड़ता है? फिर पाकिस्तान में। और सोत का कोय कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। एक तो था अंतर्राज्यीय व्यापार और एक था अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब इसका अनुमान कैसे लगाओगे कि कौन सा राज्य सिंधु घाटी सभ्यता में था और कौन सा अंतर्राज्य उसमें नहीं था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य था? कैसे लगाओगे? आधुनिक जो खोजी हुई है वो तो लगभग भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ही सीमित है। लेकिन उस समय तो ये थोड़ी था कि भी हम भारत के लोग हैं, ये पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, ये सब तो नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो पड़ोसी राज्य थे, यानी कि उस समय के जो राज्य थे, जैसे हड़प्पा का जो पड़ोसी होगा मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो के आसपास का कौन? चनूदड़ो था, सोता को था, सुतक गेंडोर था, बलूचिस्तान, ये जो राज्य थे उनके साथ यानी कि आपस में आस पड़ोस के राज्यों के साथ व्यापार अंतर्राज्यीय मानेंगे। अपने पड़ोसियों को छोड़ करके दूर के राज्यों के साथ जो व्यापार होगा वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। एक तो बात ये। दूसरी बात क्या मान सकते हो? अगर आज के हिसाब से देखें तो अब जैसे फारस के साथ भारत का व्यापार संबंध था, लेकिन उस समय के लोगों को नाम हो सकता है फारस नाम नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी अगर आधुनिक खोजों की बात करें तो आज के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहाँ तक था? फारस तक था, मेसोपोटामिया तक था, यूनान की सभ्यताओं तक था। तो सरगोन, इर्सी, लासा के कालों में जब मेसोपोटामिया में, वहां हमारे बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध थे। तो उस समय के लोगों को थोड़ी पता था कि ये मेसोपोटामिया, ये फारस है, यानी कि ये नाम तो हमने बाद में मिले हैं। फारस का ईरान हो गया, ठीक है ना। तो ये नाम तो हमने बाद में दिए। अंतर्राज्य, ये अंतर्राज्य होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय होता है। उस समय थोड़े लोग जानते थे कि हिंदी में अंतर्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो अंतर्राज्य का मतलब ये हो गया कि पड़ोसी लोगों के साथ या पड़ोसी क्षेत्र के साथ व्यापार करना। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हो गया कि पड़ोसी वो उनके पड़ोसियों को भी छोड़ करके जो दूर के जो होंगे उनको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं व्यापार दो मार्गों से होता था। एक था जलीय मार्ग और एक था स्थलीय मार्ग। क्या होगा? जलीय मार्ग और स्थलीय मार्ग। और यहाँ एक बात ध्यान रखिए, व्यापार की जो स्पष्ट प्रमाण है वो किसके मिलते ज्यादा? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण तथ्य ज्यादा स्पष्ट रूप से मिलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो बात करें अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य औद्योगिक केंद्रों की बात करें, यानी कि कौन सा उद्योग किन किन क्षेत्रों में केंद्रित था, इस बात के ऊपर चर्चा करें। तो सबसे पहले आता है धातु उद्योग और मूर्ति निर्माण उद्योग। ये दोनों उद्योग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों केंद्रों में क्या थे? केंद्रित थे। इनकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों क्षेत्रों में कौन से उद्योग थे? धातु और मूर्ति या मोहर निर्माण का उद्योग कहाँ था? इन तीन स्थलों में था। और हम इस बात को जानते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल। इस बात को भी ध्यान रखिए। उसके बाद चूड़ी उद्योग। तो चूड़ी उद्योग कहाँ केंद्रित था? कालीबंगा में। और कालीबंगा नाम का तो शाब्दिक अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ।
और कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। और उसके बाद 1961-62 में क्या हुआ था? यहाँ पर बीबी लाल और बी.के. थापर इनके द्वारा, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। उसके बाद बात करते हैं चन्हूदड़ों की। चन्हूदड़ों की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं कि N.G. मजूमदार ने की थी। नन्ही गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। उसके बाद बात करते हैं कांस्य उद्योग की। तो ये कांस्य उद्योग मुख्यतः किस सभ्यता स्तर पर केंद्रित था? तो ध्यान रखिए मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मन का उद्योग कहाँ केंद्रित था? तो चन्हूदड़ो और लोथल में केंद्रित था। इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं बर्तन उद्योग। तो ये था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सीप उद्योग कहाँ केंद्रित था? तो ये केंद्रित था बालाकोट में। और बालाकोट जो स्थल है उसका उत्खनन किसने किया था? 1963 से 70 के बीच जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स ने किया था। इस बात को ध्यान रखिए। और इनको शॉर्ट में डेल्स महोदय भी कहते हैं। बालाकोट का उत्खनन कार्य किन के नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखना, जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स महोदय के नेतृत्व में किया गया था और इनको संक्षिप्त में डेल्स महोदय के नाम से भी जाना जाता है। 1963 से 1970 के बीच उन्होंने ये उत्खनन कार्य करवाया था। इस बात को ध्यान रखें। और अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आयात होने वाली मुख्य वस्तुओं के बारे में। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमने व्यापार के स्वरूप में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार अंतर्राज्यीय भी था और अंतर्राष्ट्रीय भी था। इस वजह से जो आयात होने वाली वस्तु होंगी उनमें राज्यों के नाम जो हम आज पढ़ते हैं उनके नाम भी आएंगे। इसके अलावा जो आज के हिसाब से जो अन्य राष्ट्र है उनके नाम भी आएंगे। अब बात करते हैं पहली चांदी का। तो हड़प्पा सभ्यता में चांदी कहाँ से आयात की जाती थी? तो अफगानिस्तान व ईरान से की जाती थी। उसके बाद बात करते हैं सोना की। तो सोना कोलार, और कोलार की खानी वर्तमान में कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। और ईरान से आयात की जाती थी। और ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस था। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं तांबा। तो तांबा कहाँ से था? अफगानिस्तान और राजस्थान से आयात किया जाता था। और इस बात को ध्यान रखिए कि राजस्थान की खेतड़ी तो प्राचीन काल से तांबे के लिए प्रसिद्ध रही है और उसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद संगमरमर की बात करें तो राजस्थान का संगमरमर पूरी विश्व में अद्वितीय है और राजस्थान की नागौर डेगाना में ये मुख्यतः है। सेलखड़ी की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और बलूचिस्तान से इसका आयात किया जाता था। और उसके बाद बात करते हैं फिरोजा की। तो फिरोजा कहाँ से मिलता था? खुरासान प्रदेश, ईरान से। उसके बाद बात करते हैं लाल रंग। तो लाल रंग हारमुज द्वीप पड़ता है, इसको होरमुज द्वीप भी कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? फारस की खाड़ी में पड़ता है। और फारस की खाड़ी में मुख्यतः 8 देश माने जाते हैं। इनमें इराक आता है, ईरान आता है, कतर आता है, बहरीन आता है, ओमान आता है,